नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। मेरे पति के साथ मेरा कोल्ड वॉर चल रहा था। पूछिए क्यों? 2 महीने पहले मेरे ससुर की मृत्यु हृदयाघात से हो गई थी। वे गांव के सरकारी स्कूल में गणित के शिक्षक थे। वहीं गांव में ही उन्होंने 2 मंजिला घर बनवाया था और आराम से रहते थे। उनके 2 बेटे थे। मेरे पति विजय बड़े बेटे हैं। हम हैदराबाद में रहते हैं। हमारी 2 बेटियां हैं, रंजना और शैलजा। दोनों ही हाई स्कूल में पढ़ती है। मेरे पति बैंक में काम करते हैं। मेरा देवर संजय पुणे में चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उनकी पत्नी प्रभा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उनका एक ही बेटा है जो अभी छोटी कक्षा में पढ़ता है। यह है मेरा परिवार। अब बात यहीं पर पूरी नहीं हो जाती है। मैंने आप लोगों को यह बताया था कि मेरे पति मुझसे नाराज़ हैं। ससुर जी की मृत्यु के बाद वे सासू माँ को हमारे पास रखना चाहते थे। जब मेरे पति माँ से कह रहे थे कि माँ मेरे साथ चलो, तो मेरा दिल धक से रह गया। मैं नहीं चाहती थी कि वे मेरे घर में आकर मुझ पर राज करे। उसी समय सासू माँ ने कहा कि यहाँ मुझे सब जानते हैं, तुम्हारे पिताजी का अच्छा नाम है, तो ज़रूरत पर सब मदद कर देंगे। इसीलिए कुछ दिन यहीं रह जाऊंगी, तुम्हारे पास फिर कभी आ जाऊंगी। यह सुनकर मुझे मेरी सासू माँ पर प्यार आ गया था। मैंने सोचा चलो, उन्होंने खुद आने से साफ मना कर दिया है। हम सब वापस आ गए थे। अभी मैं सुकून की सांस भी नहीं ली थी कि गांव से खबर आई कि माँ थोड़ी सी बीमार है। बस उस दिन से उन्होंने रट लगा रखी है कि माँ को घर ले आएंगे। मैं सासू माँ को यहाँ लाने के खिलाफ थी। मैं कहती कि घर छोटा है, उन्हें कहाँ रखोगे? ये सुनकर कहने लगे कि 4 कमरों का नया घर ले लेंगे, परंतु माँ यहाँ ज़रूर आएगी। उसी बात को लेकर हम दोनों के बीच अनबन हो गई और वे मुझसे रूठ गए हैं। मेरी सहेली का फ़ोन आया तो बात करने लगी। उसी ने मुझे सलाह दिया था कि सास को अपने साथ मत रखो, बाद में तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मेरे पति ने भी ऐसे ही सास को लाने की ज़िद की थी, तो मैंने हंगामा कर दिया। तब जाकर पति ने मेरी बात मानी थी। उसकी बातों को सुनकर मैं और भी उदास हो गई थी। सोचा बाद में इसके बारे में सोचती हूँ। अभी अपनी उदासी को दूर करने के लिए शॉपिंग के लिए निकल जाती हूँ। मैं ऐसी ही हूँ, शॉपिंग के लिए भी किसी को नहीं लेकर जाती हूँ। मुझे अकेले सुकून में घूमना पसंद है। मैं तैयार होकर निकलने वाली ही थी कि पति देव का फ़ोन आया। सोचा कि अभी मुझ पर मेहरबान क्यों हो रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी माँ को ला रहे हो? हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? फ़ोन उठाऊँ तो मालूम नहीं कौन सी खबर सुनने को मिलेगी। ना उठाऊँ तो उनका मुंह और फूल जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, सोचकर फ़ोन उठाकर हेलो कहा। वहाँ से पति देव ने कहा कि देखो शालू, मेरे ख्याल से तुम शॉपिंग को जाने वाली हो। पैसे तुम्हारे पर्स में रख दिया है और बीच में रोड वाइडनिंग की वजह से ट्रैफिक का रास्ता बदल दिया गया है। इसीलिए मैं ड्राइवर को भेज रहा हूँ, तुम कैब में मत जाना। उनकी बातें सुनते ही मुझे उन पर प्यार आ गया था। एक बार को तो लगा कि उनकी बात मान लूँ क्या, परंतु दिल ने कहा अरे ऐसी भूल मत करना। मैंने भी ठीक है थैंक यू कहते हुए फ़ोन रख दिया। मैं तैयार हुई भी कि नहीं, ड्राइवर रतनलाल ने बाहर से आवाज़ दी। जल्दी से मैंने डोर लॉक किया और आकर कार में बैठ गई। पहुँचे ही थे कि हमारी कार खराब हो गई थी। रामलाल ने उसे ठीक करने की कोशिश की थी, परंतु उससे नहीं हो पाया था। तो वह मेरे पास आकर कहने लगा कि मेम साहब, मैं मैकेनिक को बुलाकर ठीक करवाता हूँ। आप बुरा ना माने तो मेरा घर पास में ही है, आप चलकर थोड़ी देर बैठ जाएं। मेरा मूड शॉपिंग करने का नहीं था, इसीलिए सोचा चलो एक बार घूम आती हूँ। इसी बहाने इन लोगों के घर कैसे होते हैं देख लूँगी। मैंने हामी भरी और उसके साथ उसके घर की तरफ चल पड़ी। उनका घर छोटा सा था। घर के सामने एक छोटा सा बरामदा था, जहाँ एक बुजुर्ग आदमी बैठकर पेपर पढ़ रहे थे। उसी समय रामलाल की पत्नी अंदर से आई और मुझे अपने साथ अंदर ले गई। मैंने देखा अंदर एक छोटा सा कमरा है।
वहीं एक कोने में रसोई का सामान रखा हुआ था। शायद वह रसोई है। कोने में पलंग है। पलंग के पास एक बुजुर्ग महिला चुपचाप बैठी हुई थी और पलंग पर 3 लड़कियां बैठकर पढ़ रही थी। एक कुर्सी लाकर रामलाल ने मेरे लिए लाकर रखा और कहा, मेम साहब बैठिए, मैं अभी आता हूँ। रामलाल की पत्नी सुशीला मेरे पास आई और कहा कि दीदी चाय बनाकर लाती हूँ। मैंने मना किया तो कहा कि दीदी मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ, मना मत कीजिए। मैंने कहा ठीक है, बना लो। वह चाय बनाने गई तो मैंने लड़कियों से बात करना शुरू किया और उनसे पूछने लगी कि बेटे, आप लोग इतने छोटे से कमरे में सोते कैसे हैं? उनसे पूछने के बाद मुझे लगा कि बच्चों से ऐसे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए था। बड़ी बेटी ने कहा कि आंटी, दादा दादी बाहर बरामदे में सो जाते हैं और हम तीनों पलंग पर और माँ पापा ज़मीन पर सो जाते हैं। हाँ, अगर बारिश हो जाती है तो दादा दादी पलंग पर और हम सब ज़मीन पर सो जाते हैं। इतने में ही सुशीला चाय लेकर आ गई थी। मैंने जैसे ही चाय का एक घूंट पिया और सुशीला से कहा, चाय सचमुच ही बहुत अच्छी बनी है। हम एक दूसरे से बातें करने लगे। ये तब उसने बताया था कि रामलाल के 2 भाई हैं, लेकिन वे दूसरे शहर में रहते हैं और वे इन्हें अपने पास नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन दीदी, अपने ही अपनों के काम नहीं आए तो क्या फ़ायदा है? कहिए, कल को हमारी तो 3 हैं, हमें भी किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी ना। मैंने तो इनसे कह दिया कि माँ पापा हमारे साथ ही रहेंगे। हमारा घर छोटा है तो क्या हुआ, दिल तो बड़ा है ना। मैंने पूछा कि सास बातें तो नहीं कहती है? उसने हंसते हुए कहा कि जब मैं शादी करके आई थी तब सासू माँ दूसरों के घर में काम करती थी। मैंने जैसे ही काम करना शुरू किया तो वे घर पर रहकर मेरे बच्चों को संभाल लेती है। हाँ, कभी कभी बहुत गुस्सा होती है, हम सबको बातें सुनाती है, परंतु हम सब उनकी बातें दिल से नहीं लगाते हैं। देखिए ना दीदी, जहाँ डांट होती है वहाँ अपनापन होता है। मैं अभी कुछ कहती, रामलाल आ गया कि चलिए मैम साहब, गाड़ी ठीक हो गई है। मैं सीधे घर चली गई थी। दिल में हलचल चल रही थी। बार बार सुशीला के कहे हुए शब्द कानों में गूंज रहे थे कि अपने ही तो अपनों के काम आते हैं ना दीदी। शाम को पति घर पहुँचे तो मैं चाय का प्याला लेकर उनके पास गई और कहा, कल हम माँ को लेने चलते हैं। यह सुनते ही मेरे पति आश्चर्य से मुझे देखने लगे और कहा, सच? मैंने जैसे ही हाँ में अपना सर हिलाया तो मेरा नाराज़ पति अपनी नाराज़गी को भूलकर मुझे थैंक यू कहते हुए गले लगा लिया और मुझे अपने निर्णय पर गर्व हुआ।